नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम आज डिस्कस करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होने वाली है, चाहे लोअर पीसीएस की परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षाएँ हों, इनके लिए यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे-सीधे, तो इसी को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपके साथ साझा कर लूँ। अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो लोअर पीसीएस का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। दरअसल लोअर के लिए आपको बैचेस मिल जाएँगे। अगर आप थ्योरी बैच कंप्लीट करना चाहते हैं, आपने कहीं से नहीं पढ़ी है या आप पढ़ चुके हैं और एडवांस लेवल की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट थ्योरी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, इसी लोअर पीसीएस के लिए। और अगर आप टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ लगाना चाहते हैं, तो आपको ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ से जाके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, जो कि लोअर पीसीएस के लिए चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। गौर करना। और ये जो ऐप है इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चों के टीकाकरण की निगरानी करना। ठीक? डिजिटल तरीके से करवाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप क्या है? इस ऐप को कहते हैं राइस, RISE। उत्तर हो जाएगा बी। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि राइस ऐप है क्या वास्तव में? तो ध्यान दो, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, राइस यानी कि RISE। आर फॉर हो जाएगा रैपिड, आई है इम्यूनाइजेशन, एस फॉर स्किल और ई फॉर एनहांसमेंट। अब इस ऐप का लक्ष्य क्या है? बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाना। ठीक है? और इस ऐप के ज़रिए स्टाफ नर्स, एएनएम और हेल्थ विजिटर को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे टीकाकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकें। प्रशिक्षण प्रणाली को 5 मॉड्यूल में बाँटा गया है और प्रशिक्षकों द्वारा हर 15 दिन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें 85% से अगर अधिक अंक पाए हैं, तो फिर उन्हें गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि 70 से 85% अंक पाने वालों को सिल्वर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ से आपको राइज़ का पूरा नाम याद रखना है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये याद रखना है, बच्चों का टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला हैं, जिन्हें जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में तैनाती वाली प्रदेश और देश की पहली महिला पायलट बनने का गौरव मिला है? आंसर होगा तनुष्का सिंह। ठीक है? लखनऊ की हैं ये। लखनऊ की फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट ये बनी है। नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शैक्षणिक संस्थान को डीप टेक हब बनाने की घोषणा की है? इस शब्द को पकड़ो और यहीं से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन-सा ऐसा संस्थान है जिसे डीप टेक हब बनाने की घोषणा की गई है? वो शैक्षणिक संस्थान आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का है, IIT बनारस है या फिर कानपुर विश्वविद्यालय है या फिर IIM लखनऊ है कि IIT कानपुर है? तो आंसर होगा IIT कानपुर, यानी उत्तर प्रदेश की ओर से IIT कानपुर को डीप टेक हब बनाया जाएगा। इसके लिए निदेशक एक्सपर्ट सरकार के मध्य कई दौरों की वार्ताएँ हुई हैं, लेकिन ध्यान दो, आपको केवल और केवल इंस्टीट्यूट पर फोकस करना है। किसे बनाया जाएगा, कौन से संस्थान को? आप बताओगे IIT कानपुर को। ठीक है, यहाँ तक? तो IIT कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा, ठीक है? कानपुर यूनिवर्सिटी हालाँकि कानपुर में ही है और इससे आप पढ़े भी होंगे, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहा जाता है इसको, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आयोजित पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट में पीएम मित्र पार्क के लिए कितनी राशि के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? 2 समझौते किए हैं, ध्यान देना सरकार ने। और इन समझौतों में केंद्रीय बिंदु क्या रहा है? पीएम मित्र पार्क को इस्टैब्लिश करना, ठीक? पीएम मित्र पार्क के लिए। तो सवाल ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है, ये कहाँ हुई है? तो सबसे पहले तो आप बताओगे लखनऊ में, लखनऊ में आयोजित हुई। दूसरा 2 समझौते हुए, कितने करोड़ रुपए के समझौते हुए हैं पीएम मित्र पार्क के लिए? आप बताओगे 700 करोड़ रुपए, ठीक है? अब इसमें 2-3 बातें और लिखी हुई हैं, इनको भी याद रखना। एडिशनल जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर आयोजित, इस लोकेशन को ध्यान दो, लखनऊ में आयोजित। क्या लखनऊ में आयोजित हुआ? तो आपसे अगर पूछा जाए पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। तो निवेशकों से बातचीत हुई योगी आदित्यनाथ की यानी सरकार की।
80 निवेशकों को कुल 218 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। इस दौरान पीएम मित्र पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ध्यान देना, 2 समझौते ज्ञापन के लिए 700 करोड़ रुपए। ठीक। सरकार ने कहा है कि पीएम मित्र पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के अलावा 83 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर पहले ही हो चुका है, जिनकी लागत 3800 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा, 3800 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पहले ही पास कर चुका है उत्तर प्रदेश सरकार। तो कहीं न कहीं टोटल जो इसकी लागत है वो है 3800, लेकिन आपसे अगर पूछे कि 2 समझौते अभी हुए हैं, इनकी लागत क्या है? इनकी है 700 करोड़ रुपए। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 5वां। इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन-सा विश्वविद्यालय है जिसमें महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है? सवाल अच्छा है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्वावलंबिनी की शुरुआत कहाँ पर हुई? छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है। आप लोग अगर कानपुर से हों तो पढ़े भी होंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, यही सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय या ननाफीस, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ सही है। ठीक है? अब इसमें 2-3 बातें आप याद रखो, पढ़ लो इसको ज़रा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से, आपसे ये मंत्रालय भी पूछे जा सकते हैं। कौन से मंत्रालय ने किसके सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत की है? तो आप बताओगे विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में किसकी शुरुआत की है? स्वावलंबिनी। ये क्या है? महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। और ये जो विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, ये कहाँ पर है? मेरठ में। ठीक? अच्छा, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये किस पर केंद्रित है? जो भारत में महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी ये जो स्वावलंबिनी है, इसमें महिला उद्यमिता पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, आगे बढ़ो। इस पहल यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को उनके उद्यमों को सफलतापूर्वक बनाने और बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमशील मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। श्री जयंत चौधरी का नाम आ गया। जयंत चौधरी ने विश्व आर्थिक मंच 2025 में अपनी भागीदारी पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है। कौन सी है? कौशल नवाचार के लिए दूरदृष्टि के साथ नेतृत्व करना। ठीक? ये जो पुस्तिका है, यह पुस्तिका कौशल विकास और नवाचार में भारत की परिवर्तनकारी प्रगति पर प्रकाश डालती है। याद रखें। तो कुल मिला के आपको ऊपर की 2 बातें मेनली फोकस करना है मुख्यतया। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण में पेड़ों की गणना करने का अधिकार किसे दिया है? ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की गणना की जाएगी। तो ये गणना करने की जिम्मेदारी किसे दी है? और ये जिम्मेदारी दी किसने है? सर्वोच्च न्यायालय ने। किसे दी गई है? ये दी गई है वन अनुसंधान संस्थान को। ठीक है? आओ इसको पढ़ते हैं थोड़ा-सा। सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को ताज ट्रेपेजियम जोन में वृक्षों की गणना के लिए प्रस्तावित बजट पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। टीटीजेड मतलब है ताज ट्रेपेजियम जोन। इसका पूरा नाम याद रखो। लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो कहाँ-कहाँ फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में, फिरोजाबाद में, मथुरा में, हाथरस में, एटा जिले में और राजस्थान के जो भरतपुर क्षेत्र है, थोड़ा-सा क्षेत्र वहाँ भी फैला हुआ है। ठीक है? तो ये है ताज ट्रेपेजियम ज़ोन, याद रखो इसको। नेक्स्ट देखो 7वां, इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की गई है सीतापुर में। और आप सीतापुर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, यहाँ कई सारे पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे नैमिषारण्य है। अ, सीतापुर में ही जैसे आप मिस्रिक जाएँगे, तो वहाँ दधीच कुंड है। तो कई सारे हैं यहाँ के पर्यटन स्थल, आम तौर पर पूछे जाते रहते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है इसको, तो याद रखना, ठीक है? 7वीं का सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर जिले को पहली डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की सौगात मिली है। क्लिनिक कहाँ पर खोली गई है? खैराबाद ब्लॉक भीमरी ग्राम पंचायत गणेशपुर गांव में खोली गई है। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जेरिएटिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है? इसको फिर से पढ़ो। एक सेंटर बना है, नाम है जेरिएटिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक। ये सेंटर क्यों बना?
क्योंकि बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है। तो अब सवाल ये आया कि ये सेंटर बना कहाँ पर है? तो एक विश्वविद्यालय में बना है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। देखो, बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जेरिएटिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक? इस सेंटर के तहत 200 बेड का केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ ओपीडी से लेकर तमाम तरीके के इलाज की सुविधाएँ बुजुर्गों को दी जाएँगी। इस सुविधा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं, वहाँ पर बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अपना ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में आपका बनारस मिलेगा। तो यहाँ जितने भी क्षेत्र आएँगे, जितने भी जनपद हैं, यहाँ के बुजुर्गों को एक बड़ी राहत दी जा रही है। ठीक है? तो 8वें का सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 9th मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 3 दिवसीय ध्यान दो, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताओ जहाँ पर 3 दिवसीय भारत-नेपाल साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ये पूछ रहा है आपसे। प्रयागराज है, अयोध्या है, लखनऊ है या फिर वृंदावन है? आंसर हो जाएगा वृंदावन। एक सीधा-सा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ भारत-नेपाल साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? आप बताओगे वृंदावन में। ठीक है? अब इसमें 2-3 बातें और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रखो। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। क्या हुआ है? भारत-नेपाल साहित्य महोत्सव हुआ है। ठीक है? आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहायक संस्था, गीता शोध संस्थान और क्रांति धारा साहित्य एकेडमी मेरठ के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो आयोजक कौन है? उनको भी याद रखो। गीता शोध संस्थान, क्रांति धारा साहित्य अकादमी, मेरठ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें कह रहा है कि मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला स्पेस म्यूजियम, ये किस जिले में स्थापित किया गया? फिर से समझो इसको। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहला स्पेस म्यूजियम, ये कहाँ स्थापित किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है? ये किया गया है झांसी में। ठीक, महोबा गलत हो जाएगा, हमीरपुर और ललितपुर सारे गलत हैं। यूपी के झांसी में विज्ञान के सवालों के जवाब ढूंढने का पता रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्पेस म्यूजियम बना है। यानी कि विज्ञान के सवालों का ये जवाब ढूंढेगा और जवाब ढूंढने के लिए रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्पेस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया। ठीक, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का यह पहला स्पेस म्यूजियम है। ध्यान दें, उत्तर प्रदेश का जो नीचे वाला क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र जहाँ ललितपुर, चित्रकूट, महोबा ये सब आते हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का यानी बुंदेलखंड क्षेत्र का ये पहला स्पेस म्यूजियम है। झांसी शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत झांसी स्पेस म्यूजियम की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ खुलेगा? ये है झांसी में। नेक्स्ट देखो 11 नंबर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 बजट पर चर्चा के दौरान अपनी घोषणा में किस महापुरुष के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में जो 10 योजनाएं शुरू करी गई हैं महापुरुषों के नाम पर, मैंने बताया था ये जो अ, टेक्सटाइल पार्क हैं बुनकर बनाते हैं इसे, तो बुनकर के रूप में कौन था हमारे यहाँ? कबीरदास थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संत कबीरदास। यानी कि अपनी घोषणा के दौरान किस महापुरुष के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए सरकार ने कहा है? तो आप बताओगे संत कबीरनगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले इसको देख लो। राज्य में संत कबीरदास के नाम पर कितने टेक्सटाइल पार्क बनेंगे? 10। और एक खास बात याद रखना, कबीरदास के नाम पे 10 टेक्सटाइल पार्क। रविदास जी क्या करते थे? ये अपना जीवन निर्वाह करते थे जूता सिल के, ठीक है? जूता सिलकर, ऐसे संत थे। मतलब आप देखिए काम बिल्कुल आजकल जिसे बिल्कुल कुछ नहीं काम माना जाता है कि कपड़े सिलना, बोले ये क्या काम है? सरकारी नौकरी लेते हैं, है ना? उस समय संत जो थे वो जूता सिल के अपना जीवन निर्वाह करते थे और बिल्कुल सिंपल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह के। तो संत रविदास के सम्मान में 2 लेदर पार्क स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, ये भी याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि लेदर पार्क जो स्थापित करेगी वो किस महापुरुष के नाम पर स्थापित किए जाएँगे? संत रविदास। ये पार्क कपड़ा और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा देंगे, यानी कि जो टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, वो कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और जो लेदर पार्क बनेंगे, वो चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा देंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में
स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में एक स्मारक बनाएगी। चित्तू पांडे ये कहाँ से संबंधित थे? ये इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी बलिया में, जब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आंसर हो जाएगा बलिया। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो और पढ़ते हैं। लिखा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है। याद रखना, किसके सम्मान में? चित्तू पांडे के। कहाँ पर स्मारक बनेगा? बलिया में। इनके परिचय से संबंधित 2-3 बातें याद रखो। चित्तू पांडे ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इन्हें बलिया का शेर कहा जाता है, द लायन ऑफ बलिया, है ना? जो लोग बलिया के होंगे जानते होंगे इनको। इनकी वीर गाथाएं काफी प्रचलित हैं। चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, फिर से देखो, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसको एक बार फिर से समझते हैं। पढ़ो एक बार फिर से। एक लिमिटेड है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, ठीक। एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन है? दूसरा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? बताओ भाई। ये किया है वाराणसी में। अब जरा इसको पढ़ो। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करेगा। कौन कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन किसके साथ मिलके? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलके। इन दोनों संस्थाओं के नाम याद रखना। ये कहाँ पर पार्क विकसित करेंगे? आप बताओगे वाराणसी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। 14, हाल ही में हुए आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव की थीम क्या थी? आगरा में ये हुआ ताज महोत्सव, मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। ठीक, तो 2025 में इसकी थीम क्या है? संस्कृति है, अपना आगरा है, ताज का सौंदर्य है, या फिर धरोहर है? आंसर होगा धरोहर। ताज महोत्सव सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। आप मुझे बताओ कब से कब तक हुआ है? ये तारीख भी है, 18 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2025 तक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ताज महल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में महोत्सव मनाया गया। साल 2024 के ताज महोत्सव की थीम रखी गई थी कुछ, लेकिन आप याद रखोगे महोत्सव 2025 की थीम ये है धरोहर। ताज महोत्सव 2025 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, धरोहर। ठीक, नेक्स्ट देखो 15, हाल ही में प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन से 2 ऐप लॉन्च किए हैं जो अपराधियों पर नजर रखेगी? इसको एक बार फिर समझो। कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किन 2 ऐप्स के माध्यम से अपराधियों पर नज़र रखेगी? यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में कौन से 2 ऐप लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से वो अपराधियों पर नज़र रखेगी? तो गांडीव है और सुदर्शन है, उपर्युक्त दोनों। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ कि ये करेंगे क्या। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नज़र रखने के लिए और सोशल मीडिया की निगरानी के लिए गांडीव और सुदर्शन, ये 2 ऐप्स लॉन्च किए हैं, याद रखिएगा। इसमें गांडीव क्या करेगा? गांडीव ऐप अपराधियों का पूरा विवरण रखेगा, जबकि सुदर्शन ऐप सोशल मीडिया की निगरानी करेगा। ठीक, याद रखना इसको। 16 में आ जाओ। क्या कह रहा है? महाराष्ट्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का शासनादेश जारी किया है? ये प्रयागराज है, नोएडा है, वाराणसी है, या फिर आगरा है? महाराष्ट्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश में आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का शासनादेश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोठी मीना बाजार के उस भवन का अधिग्रहण करेगी। ये सरकार कह रही है कि हम उस भवन का अधिग्रहण करेंगे जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद रखा गया था। उसे भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी भी नियुक्त कर दिया है। चलिए अब आते हैं हम 17 पे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को नई दिल्ली में आयोजित, अब ध्यान दो, ये आयोजन इसका कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। किसका आयोजन?
ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। फिर से ध्यान दो। प्रदेश सरकार को अपने उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स प्रोग्राम। ठीक, इस प्रोग्राम में डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। तो पहला तो सही हो गया। आईआईटी बीएचयू हिंदी में भी पीएचडी थीसिस का सारांश प्रस्तुत करने की मान्यता देने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। कौन सा संस्थान बना है ये? इसका नाम है आईआईटी बीएचयू, यानी कि उपर्युक्त दोनों सही है। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स, इसमें उत्तर प्रदेश को अलग अलग श्रेणियों में 5 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जैसे एक श्रेणी है सार्वजनिक सेवाओं में और उभरती प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्तम उपयोग। दूसरी इसमें जो श्रेणी है वो है स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता। इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके अलावा सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग, इसमें भी पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार के लिए भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। डॉक्टर मयंक सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिका में सम्मानित करते हुए डेंड्रीमर नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित हु इज हु इन अमेरिका में शामिल किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ये मिर्जापुर से आते हैं। ठीक है, और अभी इनको अध्यक्षता भी सौंपी गई है। आओ देखो जरा किसकी। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के नारायणपुर विकासखंड के बगही गांव के निवासी हैं ये डॉक्टर मयंक सिंह। इनको अमेरिका में नेशनल डेंड्रिमन नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका में नेशनल डेंड्रिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर का निदेशक इन्हें बनाया गया है। इसकी घोषणा किसने की है कि इन्हें निदेशक बनाया जा चुका है? इसकी घोषणा की है सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने। ठीक, और ये संस्थान डेंड्रिमर विज्ञान और नैनो सक्षम समाधान क्षेत्र में अपनी अग्रणी अनुसंधान और अनुप्रयोग आधारित उपलब्धियों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कुल मिला के इनका नाम याद रखना। ये कहाँ से हैं? ये जनपद याद रखो, बस इतना काफ़ी है। मयंक सिंह मिर्ज़ापुर, सॉरी, हाँ, मिर्ज़ापुर से हैं। और कहाँ के ये निदेशक बनाए गए हैं? अमेरिका में नेशनल डेंड्रिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर के। ठीक है, 19 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? ये कानपुर में की है। कानपुर में 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसी जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? कानपुर भविष्य में रेडीमेड होजरी टेक्सटाइल इनका एक बड़ा हब बनेगा और ऐसी सरकार की मनोकामना है। होजरी उत्पादों के निर्यात की भी संभावना बन सकेगी। साथ ही साथ ये जो पार्क बनाया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सरकार और निजी उद्यमियों के सहयोग से इसे बसाया जाएगा। प्रदेश सरकार जमीन और विकास के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 50 करोड़ रुपए देगी, खर्च करेगी। नेक्स्ट देखो, 20 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया है? कानपुर में तो हुआ नहीं है। कानपुर में एक स्टेडियम है, मालूम है आपको? ये स्टेडियम काफी बार पूछा जाता है, ग्रीन पार्क। झांसी में भी नहीं है, वाराणसी में भी नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। ठीक, तो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। और इसमें 2-3 बातें और याद रखो। दरअसल 8 मार्च 2025 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। और इसके जो मुख्य पदक विजेता हैं, लखनऊ की अगर हम बात करें, तो इसने 4 स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत और 6 कांस्य। वहीं आगरा ने 4 स्वर्ण, 1 रजत जीता है। मथुरा और फर्रुखाबाद ने 1-1 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 21 देखो, कह रहा है बनारस लिफ्ट फेस्ट ने बुक अवार्ड्स 2025 में उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी व्यक्ति हैं जिनको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी लिटरेचर फेस्टिवल में किसको सम्मानित किया गया है?
इसको पढ़ो। इस अवार्ड को ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। डॉक्टर काशीनाथ सिंह हैं, श्री अयोध्यालाल नागर हैं, श्री राम प्रसाद सारस्वत हैं या फिर नना प्लीज। देखो, बनारस लिट फेस्ट में प्रख्यात कथाकार हैं डॉक्टर काशीनाथ सिंह, और इन काशीनाथ सिंह को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पुरस्कार में रुपया कितना मिलता है, तो आप बताओगे 1 लाख रुपया धनराशि मिलता है, अंग वस्त्र मिलता है, और एक मान पत्र मिलता है। और इसके अलावा कालिदास भारतीय भाषा पुरस्कार प्रख्यात साहित्यकार पंडित राधा वल्लभ त्रिपाठी को दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखो। कौन-कौन से? एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, आप बताओगे काशीनाथ सिंह को। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कालिदास भारतीय भाषा पुरस्कार ये किसे मिला है, तो आप बताओगे पंडित राधा वल्लभ त्रिपाठी को। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में कितना रुपया मिला? 1 लाख। और कालिदास भारतीय भाषा पुरस्कार में कितना रुपया मिला? 51,000। ठीक है, बस इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 22 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? बस्ती तो है नहीं, बलरामपुर भी नहीं है, मऊ भी नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर है। गोरखपुर। अब इस गोरखपुर को जरा ध्यान से समझो। गोरखपुर नगर निगम और डब्ल्यूआरआई इंडिया के संयुक्त प्रयास से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सबसे पहली बात, इसे याद रखो। दूसरे पॉइंट, मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय से ही प्राप्त किया जा सकता है इस लक्ष्य को। इन्होंने अपने संबोधन में बताया है कि 2017 से अब तक 17 लाख हैलोजन हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, जिससे 1,000 करोड़ रुपए की बचत और ऊर्जा की खपत में कमी की गई है। मुख्यमंत्री ने और भी कई सारी बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि लखीमपुर में केले के रेशे से जो उत्पाद बनता है, बनाने के लिए एक प्लांट की आधारशिला रखी गई है, जहां निर्मित उत्पाद 3 माह में विघटित होकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के लिए एक रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। तो कुल मिला के 2027 तक गोरखपुर में खुले में कचरा जलाने से मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की रणनीतियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो आपसे सीधा सा सवाल था कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कहाँ हुआ है? कौन से जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? आप बताओगे गोरखपुर। ठीक, नेक्स्ट देखो 23 नंबर। इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने किस कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में कुंड है, दधीच कुंड है कि लवकुश कुंड है, शक्ति कुंड है या फिर ननातीस? तो आपने दधीच कुंड का नाम सुना होगा, सीतापुर। ठीक, इसी को या हम कहें राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। दधीच कुंड नैमिषारण से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, मिश्रित क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और इसी को हाँ राजकीय पर्यटन केंद्र विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे-कैसे दधीच ने इनकी हड्डियों को, अस्थियों को दान में दिया गया था इन्हीं के द्वारा, और उससे फिर एक राक्षस का वध किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 नंबर, उत्तर प्रदेश में केसीसी और बीमा के दायरे में जनपद की कितनी फसलों को जोड़ा गया है? केसीसी की बात हो रही है। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें कितनी फसलों को जोड़ा गया है? आप बताओगे 9। मूंगफली, मक्का, गेहूं, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूजा, आंवला, इन फसलों को जोड़ा गया है। मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूजा और आंवला, इन फसलों को शामिल किया गया है। ठीक, इन फसलों को बीमा के दायरे में लाने से किसानों को उनकी फसलों पर मौसम व अन्य अनचाहे नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम आई कब? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998 से। और आगे बढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें कह रहा है कि हाल ही में गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने
कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? सिंपल सा सवाल है। फिर से समझो। गोरखपुर में आयोजित हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है? तो 17 है नगर निगम। 17 के 17 को विकसित करने का फैसला लिया गया है। सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी, यानी कि अपने यहाँ नगर निगम 17 हैं और 17 को सोलर पार्क विकसित करने का निर्देश दिया है यहीं पे। इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएगा। ध्यान दें, नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएगा और शहरों की स्ट्रीट लाइट को भी इसी सोलर पार्क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से जो वनटांगिया गांव हैं, उन गांवों को भी निःशुल्क सोलर पैनल की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 26। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए परिवहन योग्य रडार अश्विनी, नाम याद रखना इसका, अश्विनी की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित बीईएल के साथ अनुबंध किया है? तो ये जो किस जनपद में स्थित बीईएल, ये बीईएल हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है जिससे करार किया गया है अश्विनी की खरीद के लिए? बताइए। लखनऊ में हो है, गौतम बुद्ध नगर में है, या फिर गाजियाबाद में है, या फिर नवाबडीह? आंसर होगा गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। दरअसल देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए और केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की लागत से ये करार किया है? 2906 करोड़ रुपए की लागत से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे कहते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कहाँ की? गाजियाबाद, इसके साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। रडार को इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान डीआरडीओ डीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका उद्घाटन हुआ है? यह है नोएडा। ठीक है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कितने गीगावाट का 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? ठीक। और साथ ही साथ 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला भी रखी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, 28। 28 में कह रहा है COAIEMA, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ लखनऊ में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। अब इसके बारे में देख लो जरा। COAIEMA 2025, इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। और लखनऊ में कहाँ हुआ? तो आप बताओगे अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस शब्द को याद रखो। यह एशियाई देशों के उद्योग और व्यापार नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसके प्रमुख विषय क्या रहे हैं चर्चा के? प्रमुख विषय रहे हैं चर्चा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चुनौतियां और अवसर, इंजीनियरिंग और प्रबंधन अनुप्रयोग सम्मेलन में स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवीनतम तकनीकी विकास, साथ ही साथ डिजिटल परिवर्तन और हरित ऊर्जा। इसमें उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने सम्मेलन में इसमें भाग लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लोहम कंपनी के द्वारा देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत हुई है? यह है ग्रेटर नोएडा। लोहम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा इस क्षेत्र को याद रखना, उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की है। ठीक। यह रिफाइनरी 1000 मीट्रिक टन बैटरी ग्रेड लिथियम सालाना उत्पादन करेगी। वर्ष 2029 में इसकी क्षमता कहते हैं कि 20,000 टन हो जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। 30 में आ जाओ। 30 में क्या कह रहा है? इलेक्रामा 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2025 शुरू किया गया है। और अगर आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया है, तो खट्टर साहब ने, मनोहर लाल खट्टर ने। और यह प्रदर्शनी 22 से लेकर 26 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, कह रहे हैं मार्च 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना।
इसके तहत प्रदेश में कितने सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 8 लाख। ठीक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको कथन बना के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दो। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मार्च 2027 तक 8 लाख सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य है। जिसका लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 2.65 लाख यूनिट है। यूपी नेडा इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, याद रखिएगा। इस संस्था का नाम यूपी नेडा इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जो कि मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है। चालू वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 2.65 लाख यूनिट स्थापित करना है, जिसमें से 22,000 इंस्टॉलेशन का मासिक लक्ष्य है। यानी मासिक लक्ष्य कितने इंस्टॉलेशन का है? 22,000। औसतन प्रति जिले लगभग 3,000 इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है। ठीक। तो ये कुछ बातें हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। सूर्य घर योजना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश ने एक दिन में कितने जीआई टैग प्राप्त किए हैं? आंसर होगा 21। और यहाँ पर कुछ जीआई टैग की बात की गई है, ये भी याद रखना कौन सा जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे वाराणसी से बनारसी भरवा मिर्च, धातु ढलाई शिल्प या भित्ति चित्र या फिर लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी या फिर चिरगांव का करौंदा। और बरेली से बरेली फर्नीचर है, जरी जरदोजी है, टेराकोटा है। मथुरा से मथुरा की सांझी शिल्पकला। ये सवाल काफी आपके स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है। सांझी शिल्पकला का संबंध कहाँ से है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं है, पीलीभीत की बांसुरी है, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि बांसुरी कहाँ का है। जीआई टैग आगे और आगे दिया हुआ है चित्रकूट का काष्ठ शिल्प, आगरा का पत्थर जड़ाई कार्य, साथ ही साथ जौनपुर की इमारती। और उत्तर प्रदेश में अब तक 77 जीआई टैगों के साथ भारत का शीर्ष राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। अकेले काशी क्षेत्र में 22 जीआई टैग हैं और 22 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं जो कि दुनिया के जीआई केंद्रों में एक अपना अलग स्थान बनाता है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल है कितने? 77। ठीक। अभी इनकी संख्या बढ़ा के 150 से भी ज़्यादा की जानी है, और इसके जितने भी जीआई टैग हैं वो सारे के सारे प्रस्ताव केंद्र को भेजे जा चुके हैं। और इसी में हम लोग आगे इस बात की भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी को लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, डॉल्फिन सफारी को कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है वाराणसी में। अब इसमें कुछ बातें हैं डॉल्फिन से संबंधित, जैसे यूपी सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि डॉल्फिन सफारी ये कहाँ बनेगी? आप बताओगे वाराणसी में। ये सफारी वाराणसी जनपद के कैथी के ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है। याद रखिएगा, हालांकि जनपद ही केवल आप याद रखो, गांव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इस इलाके में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने एक नियुक्ति की है जिसका नाम है डॉल्फिन मित्र, अर्थात डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति भी की गई है। और ये नियुक्ति क्यों की गई है? डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। डॉल्फिन के बारे में याद रखो, डॉल्फिन एक बुद्धिमान और सामाजिक समुद्री स्तनपायी प्राणी है। याद रखिएगा, ये स्तनपायी है और सिटेशियन वर्ग से संबंधित है। ये आमतौर पर समुद्रों, नदियों, खाड़ियों में ये पाई जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन सिंपल सा था कि भाई ये जो डॉल्फिन सफारी है ये कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? आप बताओगे वाराणसी में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है देश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क। ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्सटाइल मशीन पार्क और ये देश का पहला है। देश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। यह पार्क कहाँ पर बनेगा? आप बताओगे कानपुर के निकट एक क्षेत्र है भोगनीपुर क्षेत्र, और यहीं पर एक गांव है चपरघटा गांव, यहीं पर इसका विकास किया जाएगा। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर के निकट जो बनेगा, उसमें जो भूमि आवंटित की गई है 875 एकड़ भूमि पर इसको स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ इस परियोजना के तहत 200 से अधिक बड़ी और मध्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें ऐसा सरकार का अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। फिर से देखो, ये जो मशीन पार्क है, मशीन पार्क किसके लिए है? टेक्सटाइल के लिए। ये कहाँ पर बनेगा? कानपुर के निकट।
क्षेत्र बता दो भोगनीपुर क्षेत्र का चपरघटा गाँव। और जो भूमि आवंटित की गई है वो है 875 एकड़। साथ ही साथ 200 से अधिक बड़ी और मध्यम इकाइयाँ एस्टैब्लिश की जाएँगी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 8 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे और वो भी रोजगार के क्षेत्र में। ये सारे के सारे कथन सही है, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसमें कुछ अन्य तथ्य दिए हैं, इनको भी याद रखना। देखो, यूपी के कानपुर के पास टेक्सटाइल देश का पहला, याद रखिएगा, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क 875 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा। अभी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी मशीनें जो आ रही हैं, वो चाइना से, ताइवान से, दक्षिण कोरिया से, यूरोप से, आदि से हमारे यहाँ आती हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब देश में टेक्सटाइल मशीन पार्क यानी यहाँ पर मशीनों का निर्माण होगा। ठीक, लखनऊ के पास पीएम मित्र पार्क सहित प्रदेश के 10 जिलों में 10 नए टेक्सटाइल पार्क से उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो मशीन पार्क है, इसका निर्माण भी दिया गया है कि भाई कानपुर के भोगनीपुर में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और ये कौन सी पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है? 15वीं। किससे संबंधित है ये? ये है हॉकी से, यानी हॉकी की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025। उत्तर प्रदेश ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है तीसरा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने किसे हरा के प्राप्त किया है? तो यहाँ से कुछ बातें आप याद रखो। जैसे अगर आपसे पूछे कि जीता किसने है? तो पंजाब ने। किसे हरा के? मध्य प्रदेश को। तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हरा के 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता है, यानी विजेता रहा है पंजाब और उप विजेता रहा है मध्य प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक, और तीसरे स्थान पर इसने किसको हरा के अपनी पोजीशन कायम की है? मणिपुर को हरा के इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह चैंपियनशिप 4 से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के झांसी में एक स्टेडियम है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। हॉकी इंडिया के अनुसार यह टूर्नामेंट सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के ही समान है और इस ये जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें कुल 30 टीमों ने 30 टीम्स ने भाग लिया है और ये जो टीम थी, इनको 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया था, डिवीज़न ए, डिवीज़न बी और डिवीज़न सी। ठीक, तो ख़ैर अब यहाँ पर आपको केवल और केवल ये बात याद रखनी है, ये 2 पॉइंट्स। कौन-कौन से? ये 2 पॉइंट्स इसलिए याद रखने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जा सकता है। विजेता कौन रहा है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का? पंजाब। हराया किसको है? मध्य प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है? तीसरा। इसने किसे हरा के तीसरा स्थान प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है मणिपुर को हरा के। और ये जो पूरा का पूरा चैंपियनशिप था, ये हुआ कहाँ? ये हुआ है झांसी में। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है भारत कौशल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है? भारत कौशल रिपोर्ट 2025। अभी यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट आपको बताई थी। जस्ट वेट, ये तो डॉल्फिन सफारी है। भारत कौशल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा संभवतः, आगे मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? हालाँकि अलग-अलग परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है। जैसे अभी हम लोग इसकी आगे चर्चा और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन्स इससे और ड्राफ्ट किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, रिपोर्ट के अनुसार 80% युवा गणित और कंप्यूटर कौशल में कुशल हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश ने किसे हराया है? आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे, यानी पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उत्तर प्रदेश ने हराया है आंध्र प्रदेश को, तो ये दूसरे पर हो गया। मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर काबिज हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा, और आगे चलो, आलोचनात्मक चिंतन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इस रिपोर्ट के आधार पर आलोचनात्मक चिंतन में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद फिर आलोचनात्मक चिंतन में राजस्थान और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां इसमें कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय में राज्य में आयोजित अभी आपको पता होगा महाकुंभ हुआ था और महाकुंभ की केस स्टडी ये पढ़ाई जाएगी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। और दूसरा कथन कह रहा है कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है अनंत नगर आवासीय सुविधा योजना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक, यहाँ पर देखो अमेरिका में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, इसमें महाकुंभ की केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। जो वहाँ के बच्चे हैं विश्वविद्यालय के, वो इस महाआयोजन चूँकि इसमें आपको पता होगा करोड़ों-करोड़ लोग इसमें शामिल हुए थे, शरीक हुए थे। तो किस प्रकार से इसमें इतने लोग शामिल हुए वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसा था, इन सब के बारे में स्टडी की जाएगी। महाआयोजन में भोजन की व्यवस्था को लेकर, स्वच्छता को लेकर, आदि को लेकर विस्तार से इसमें समझा जाएगा। अब तक देश-दुनिया के लगभग 26 विश्वविद्यालय और संस्थान इस महाआयोजन पर अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक अनंत नगर आवासीय योजना का भी शुभारंभ किया है। तो ये इस योजना का शुभारंभ किया किसने है? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक। अच्छा इस योजना में है क्या? आओ ज़रा इसको समझ लें। योजना के बारे में, इस योजना की लागत लगभग 6500 करोड़ रुपए है जो कि 785 एकड़ में प्रस्तावित है। इसके तहत 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। 60 प्लॉट्स पर 10,000 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा और एलआईजी क्या है? लो इनकम ग्रुप्स। एलआईजी श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवास का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 3,000 आवासों का निर्माण भी कराया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ इसके अलावा 102 एकड़ के क्षेत्र में एजुकेशन सिटी का भी निर्माण होगा। याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट हैं, अभी हाल ही में शुरू की गई नई योजना के तहत। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश की रहने वाली निधि तिवारी, इनका नाम याद रखना। ये नाम क्यों चर्चित रहा है? क्योंकि ये अभी प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी है। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की किस जनपद से संबंधित हैं? आंसर होगा वाराणसी। निधि तिवारी जी कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। 9 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? अभी आपने हॉकी चैंपियनशिप देखी थी 2025 में। अब यहाँ पर राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये कह रहा है कि आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। अब इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है अपने उत्तर प्रदेश ने। और इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश ने पहली बार इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश ने फाइनल में हराया किसे है? उत्तर प्रदेश ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराया है। ठीक। यह चैंपियनशिप 26 से लेकर 30 मार्च 2025 तक लखनऊ में खेली गई थी और लखनऊ में एक स्टेडियम है जिसका नाम है केडी बाबू सिंह स्टेडियम। यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। केडी बाबू सिंह स्टेडियम। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया गया था, यानी आयोजित किया गया था। तो ये चैंपियनशिप है, इसमें 2-3 बातें ही आपको केवल और केवल याद रखनी है। कौन-कौन सी एक बार इनको फिर देख लो। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका विजेता कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। किसे हराया है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। और अगर स्टेडियम भी पूछ ले तो बाबू सिंह स्टेडियम। याद आ रहा है कुछ? तो ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूयॉर्क की तर्ज पर टाइम्स स्क्वायर बनाया जाएगा। फिर से समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूयॉर्क की तर्ज पर टाइम्स स्क्वायर बनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आपसे सीधा लोकेशन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क की तर्ज पर टाइम्स स्क्वायर ये कहाँ पर बनेगा? अपने उत्तर प्रदेश के किस शहर में? आप बताओगे नोएडा में। ठीक। आगे देखो, केंद्र सरकार ने गाजीपुर, बलिया, वाराणसी में गंगा नदी पर लिफ्टिंग ब्रिज बनाने की घोषणा की है। ये भी सही है। दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। अच्छा, ये जो टाइम्स स्क्वायर बन रहा है, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क की तर्ज पे बन रहा है और कहाँ बनेगा? नोएडा में। नोएडा के मिनी कनॉट प्लेस कहे जाने वाले एक सेक्टर है जिसका नाम है सेक्टर 18। यहीं पर इसको बनाया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने 3,000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की है? ये है बलिया।
याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें याद रखो। कौन-कौन सी? आओ देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक गाँव है जिसका नाम है सागरपाली। तो सागरपाली गाँव में 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं। याद रखिएगा, ये बलिया में ऐतिहासिक खोज हुई है। इससे उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसमें मदद मिलेगी। चूँकि भारत में ही ये खोजा गया है और भारत का जो अरब कंट्रीज़ पर निर्भरता है तेल के लिए, वो भी कम होगी। और साथ ही साथ यह भंडार कई दशकों तक भारत को आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती होगी और उछाल अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। इस तेल भंडार का विस्तार बलिया के सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफा मऊ तक बताया गया है। लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। अगर इतना बड़ा भंडार है और यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से भारत सरकार तेल निकालने में सफल हो गई, तो कहीं न कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो अरब कंट्रीज़ पर हमारी निर्भरता है, वो भी कम होगी। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं, उनमें राजस्थान है, गुजरात है, असम है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। अब उसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश भी शामिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अभी हाल ही में तेल खोज को लेकर। चलिए, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला सीएनजी प्लांट शुरू किया गया है? कौन से जनपद में प्रदेश का पहला सीएनजी प्लांट ये शुरू किया गया है? प्रयागराज में। आओ देख लेते हैं इसको। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का अपना पहला है, देश का दूसरा अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट स्थापित किया जाएगा और वो भी किया जाएगा प्रयागराज में। अच्छा, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि अपशिष्ट से सीएनजी अर्थात प्लांट पराली, मुर्गी के कूड़े, गोबर, गीला कचरा इनसे बनाया जाएगा, से बायो सीएनजी बनाया जाएगा, ठीक? यह प्रतिदिन लगभग 21.5 यानी साढ़े 21 टन जैव सीएनजी, 200 टन जैविक खाद और साथ ही साथ 30 मीट्रिक टन ब्रिकेट का उत्पादन करेगा, याद रखिएगा। और इसे किससे संचालित किया जाएगा? इसे पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इसको संचालित किया जाएगा। इसके अलावा जैव ईंधन की आपूर्ति के लिए अडानी गैस लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इससे कचरा निपटान पर लगभग 5 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। शहर का लगभग 1/3 कचरा इस प्लांट में उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप याद रखो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे ऊपर वाला स्टेटमेंट। आपसे डायरेक्ट पूछिएगा कि अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट इसको उत्तर प्रदेश में कहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है? आप बताओगे प्रयागराज में। ठीक? नेक्स्ट देखो 13 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मेकर्स लैब ये किस शहर में इस्टेब्लिश की जाएगी? ये की जाएगी लखनऊ में, याद रखिएगा। आपसे मेकर्स लैब के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ इस्टेब्लिश की जाएगी? लखनऊ में। यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करो। उत्तर प्रदेश के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शोध छात्रों को अपना शोध पूर्ण करने के लिए पौधा लगाना अनिवार्य घोषित किया है। ये सही है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय है जिसको कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शोध छात्रों को अपना शोध पूर्ण करने के लिए पौधा लगाना अनिवार्य घोषित कर दिया है। दूसरे कथन में क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नरेट ने मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड की मार्च माह की समीक्षा में ए प्लस रैंकिंग प्राप्त की है। इसको फिर से पढ़ो। गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नरेट है, उन्होंने मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड की मार्च माह की समीक्षा में कौन सी रैंक प्राप्त की है? गौतम बुद्ध नगर के लिए प्राप्त की गई है ए प्लस रैंकिंग। ठीक, तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि ये जो कथन दिए गए हैं इनको आप पढ़िए और सही कथन का चुनाव करिए। सबसे पहला कथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहंदीगंज में 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ पर 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? आप बताओगे वाराणसी में। ठीक, और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? कुल लागत आ रही है 3880 करोड़ रुपए। 3880 करोड़। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरे में देखो, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अडानी समूह के तत्वावधान में थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस जनपद में अडानी समूह के तत्वावधान में
थर्मल पावर प्लांट इस्टैब्लिश किया गया है? आप बताओगे मिर्ज़ापुर। ये भी कथन आपका सही है। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की किस जनपद में 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी में 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? तो आपको बताना होगा 3880 करोड़ रुपए। अब इसमें कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, ठीक? पीएम मोदी जी ने काशी को सौगात देते हुए लगभग 3880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने ये कहाँ पर किया है? वाराणसी के मेहंदीगंज में। और इसमें 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में होगा क्या? होगा ये कि सड़क, अवसंरचना, बिजली, शिक्षा, पर्यटन का क्षेत्र, इन सबको सुधारा जाएगा, ठीक? और साथ ही साथ समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट था आपका अडानी पावर से लेकर, तो अडानी पावर लिमिटेड यूपी में पहला अपना पहला थर्मल पावर प्लांट ये लगाने जा रही है। कहाँ पर लगाएगी? आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में। इस प्लांट में 1600 मेगा बिजली का उत्पादन होगा, 1600 मेगावाट, ठीक? अडानी ग्रुप बिजली उत्पादन के लिए परियोजना पर काम इसने शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो 16 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अडानी समूह के तत्वावधान में थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है? अडानी समूह के तत्वावधान में थर्मल पावर प्लांट ये किस जिले में स्टैब्लिश हुआ है? मिर्जापुर। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करो। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश 4.43 लाख कारों की बिक्री के साथ संपूर्ण देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और आगे कह रहा है कि हाल ही में जो आपको पता होगा संभल मस्जिद थी, संभल की शाही जामा मस्जिद, इसका नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया है जुमा मस्जिद। तो ये दोनों परिवर्तन हुए हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, आपसे ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश 4.43 लाख कारों की बिक्री के साथ संपूर्ण देश में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है जुमा मस्जिद। ये दोनों कथन आपके सही। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। सही कथन को आपको पहचानना है। पहला कथन दिया है, हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवीनतम वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार विगत वर्षों में सुधार के बावजूद भारत में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर वाले राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, ये नई रिपोर्ट 2024-25 का आंकड़ा है। इसमें सबसे अधिक बाल मृत्यु दर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को भी जगह दी गई है। इसके अलावा बनारस को नई ग्रेटर काशी योजना के अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एनसीआर, एनसीआर में दिल्ली, दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, चाहे राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश के, कई सारे जिलों को उठा के एनसीआर घोषित कर दिया गया और उनका डेवलपमेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ है लखनऊ, और इस लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे सीतापुर हो गया, हरदोई हो गई, इन सबको मिला के एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है। स्टेट सी फॉर क्या होगा? सी फॉर होगा एनसीआर, नेशनल कैपिटल, हाँ, कैपिटल और रीजन, यानी राज्य की राजधानी क्षेत्र यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप बनारस यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है? बनारस के आसपास के जो जिले हैं, उनको ले लिया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा, और इसी को नाम दिया गया है ग्रेटर काशी योजना। अच्छा, इसमें क्या-क्या होगा? आओ ज़रा देख लेते हैं। एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी तरह बनारस की नई ग्रेटर काशी योजना भी है, और इसके तहत वाराणसी हो गया और उसके आसपास के जो जनपद हैं, जैसे प्रयागराज और आसपास के कई जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक, आयोग के साथ मिलकर प्रयागराज, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी जिलों को जोड़ते हुए एनसीआर की तर्ज पर वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने का एक प्लान तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कार्निया अंधता के मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए आई बैंक का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है कानपुर में। और कानपुर में कहाँ किया गया है, पता है आपको? कानपुर में किया गया है हैलट में। और हैलट के बारे में आप सबको पता ही होगा, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो आम तौर पर आपका आना जाना भी लगा रहता होगा। तो कानपुर के हैलट में नेत्र बैंक चालू हो गया है,
इससे 18 जिलों के रोगियों को राहत मिलेगी। ठीक, केजीएमयू के बाद प्रदेश का ये दूसरा नेत्र बैंक है। यह राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पहला है और प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद ये दूसरा नेत्र बैंक है। याद रखिएगा, कानपुर में ये खुला है, हैलट में। और नेत्र बैंक शुरू होने से मंडल समेत लगभग 18 जिलों के कार्नियल अंधता से पीड़ित रोगियों को राहत मिलेगी। नेत्र बैंक में नेत्रदान से मिले कार्निया को लगभग 14 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। अभी तक ये सिर्फ 4 दिनों तक ही इसको सुरक्षित रखा जाता था। तो ये कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय शाखा की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? ये है आगरा। फिर से इसको पढ़ो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की जाएगी? आंसर होगा आगरा। ठीक। 21 देखो, 21 नंबर। कह रहा है सही कथन की पहचान करो। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में लगभग 3104 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली नई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को स्वीकृति दी है। इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक होगा पता है? इसका निर्माण होगा गाजीपुर से लेकर चंदौली तक। याद रखिएगा, लोकेशन पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूयॉर्क की तर्ज पर टाइम्स स्क्वायर बनाया जाएगा। ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे ये जो ग्रीनफील्ड बनेगा, ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा, गाजीपुर से जमानिया होते हुए सैयद राजा यानी जो चंदौली में पड़ता है, यहाँ तक इसको विस्तारित किया गया है। लगभग 41.54 किलोमीटर लंबा होगा। ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क परियोजना की लागत होगी लगभग 3104 करोड़ रुपए। इस परियोजना से गाजीपुर से चंदौली जाने वाले वाहनों को बनारस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये गाजीपुर से चंदौली को जोड़ेगा। ठीक। और लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? 41.54 किलोमीटर। सड़क बनने में 260 हेक्टेयर भूखंड खरीदे जाएंगे और इससे 30 गांव प्रभावित होंगे। साथ ही साथ 41.54 किलोमीटर परियोजना में 3104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 3104 करोड़ रुपए। और एक खास बात, ये जो 3104 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसमें 1684 करोड़ रुपए की सड़क बनेगी और बाकी जो धनराशि बचेगी उसका जमीन खरीदा जाएगा और करीब 260 हेक्टेयर भूखंड खरीदनी होगी। इसके लिए 30 से अधिक गांव के किसान प्रभावित होंगे। चूंकि खेत और जमीन ली जाएंगी या कुछ हो सकता है भवन आदि भी इससे प्रभावित हों, तो कुल मिला के 30 से अधिक गांवों को इसमें इस पूरी की पूरी परियोजना से प्रभावित होंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। ध्यान दें, किस श्रेणी में इसको सम्मानित किया गया है? नवाचार श्रेणी से सम्मानित किया गया है। फिर से समझो इस स्टेटमेंट को एक बार फिर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जनपद है जिसे नवाचार श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला है? आप बताओगे मुरादाबाद। क्यों मिला है? ऐसा क्या किया मुरादाबाद ने? ऐसा इसलिए मिला है क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना करी है। और ये पुरस्कार मिला कहाँ है? ये पुरस्कार मिला है दिल्ली के विज्ञान भवन में। एक समारोह आयोजित किया गया था, वहीं पर इसमें मुरादाबाद को ये पुरस्कार दिया गया है। एक बात समझो, लोक सेवा दिवस था उस दिन, तो लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी हैं अनुज सिंह को विज्ञान भवन बुलाया और वहीं पर अनुज सिंह को सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड नवाचार श्रेणी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। टीम ने दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं, तकनीकी सुगमता, पुस्तकालय की पहुंच को आधार बनाकर मुरादाबाद को इनोवेशन श्रेणी के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 23 नंबर। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? उत्तर प्रदेश का रहा है तीसरा स्थान। 24 नंबर देख लो। इसमें कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रही एक केजीबीवी एक खेल योजना, ये अभी हाल ही में चर्चा में रही है। इसको आप याद रखोगे, आपसे पूछी जा सकती है किसी भी परीक्षा में। इसके संबंध में सही कथन बताइए। तो प्रदेश सरकार ने केजीबीवी मतलब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं की खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के लिए इस पहल को शुरू किया है। फिर से समझो, इस पहल को किसने शुरू किया? प्रदेश सरकार ने। ठीक।
किसके लिए शुरू किया है? तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो बालिकाएं पढ़ती हैं, उनमें खेल की भावना, खेल की प्रतियोगिता को निखारने के लिए इस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आगे देखो, पहला तो सही हो गया। दूसरे में आओ। 73 में से लगभग प्रत्येक जिले में 2 केजीबीवी विद्यालयों, लेकिन कानपुर देहात को छोड़कर। क्यों? क्योंकि कानपुर देहात में 1 है। तो कानपुर देहात जिसमें केवल 1 है, को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। इनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। अब यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ से केजीबीवी योजना से, उनको भी याद रखोगे। योजना के बारे में, यह योजना बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की दिशा में प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। आगे, सरकार का उद्देश्य है कि पिछड़े, वंचित समुदाय की बालिकाओं को खेल में विशेषज्ञता प्राप्त कराएं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें। ये सरकार की योजना है। 73 में से प्रत्येक जिले, जिनमें 2 हैं केजीबीवी विद्यालयों, को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन इसमें कानपुर देहात को छोड़ा गया है। आगे देखो, इससे परिवर्तन क्या होगा और प्रक्रिया क्या होगी? खेल चयन प्रक्रिया क्या है? प्रत्येक विद्यालय में एक खेल समिति का गठन होगा, जो छात्राओं की रुचि और संसाधनों के आधार पर खेल का चयन करेंगी। प्रशिक्षण, खेल विशेषज्ञों की सहायता से छात्राओं को विशेष खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम यानी जिनसे स्वास्थ्य जागरूकता हो, इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे। समाज और विभागीय सहयोग इसमें कैसा होना चाहिए? पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बुलाकर छात्राओं को प्रेरित किया जाएगा कि हाँ, आप खेलिए, खेल सकती हैं, राष्ट्र का नाम रोशन कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश का भी नाम आप रोशन कर सकती हैं। तो कुछ कुछ इस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल के खिलाड़ियों को बुलवा के। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा ताकि उनमें और खेलने की भावना जागृत हो सके। खेल संघों और कारपोरेट सहयोग लिया जाएगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल संघ के साथ-साथ कारपोरेट समूहों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा, जिससे आवश्यक खेल सामग्री और अन्य जो सुविधाएँ हैं, वो बच्चों को उपलब्ध हो सकें। क्योंकि खेल सामग्री भी तो देनी है, तो उसके लिए कारपोरेट सहयोग अर्थात फंड वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है? नेक्स्ट देखो 25 नंबर। इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौते के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। यह पहल प्रदेश की 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों को सुलभ बनाएगा। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह पहल प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देगी। बिल्कुल सही है। एमएसएमई नीति, ये स्टेटमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एमएसएमई नीति 2022 के तहत शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए अधिकतम कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है? 5 लाख। याद रखिए, सारे के सारे ही कथन सही है। अब यहाँ पर आओ, 2-3 बातें यहाँ से याद रखना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको, हस्ताक्षर किया गया है। अब होगा क्या इसमें? अब ये एमएसएमईज़ एनएसई इमर्ज प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आईपीओ लॉन्च करके पैसा जुटा सकते हैं। साथ ही साथ एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें एमएसएमईज़ को पूंजी बाजार से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म सार्वजनिक निवेश के अवसर, ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने और साथ-साथ व्यापक निवेश आधार पर पहुँच प्रदान करता है। इसके अलावा इस पहल के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को सार्वजनिक पूंजी के साथ-साथ निवेशकों का विश्वास भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो 26। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन-सा स्थान प्राप्त किया है? प्रदेश ने प्राप्त किया है पहला स्थान। अब इस योजना को थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 27 देखो, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना के कार्यान्वयन में प्रदेश में पहला स्थान, उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक, इसको याद रखना। ये जो योजना है, इसके कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आप बताओगे पहला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में औसतन 110 दिनों के ऋण स्वीकृत हो सकता है और साथ ही साथ राज्य में ऋण वितरण में लगभग 14% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। ये सारे के सारे कथन आपके सही। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28।
कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग मिला है और इन्हीं मिले हुए जीआई टैग के संबंध में ये 2 कथन दिए हैं और कह रहा है कि इनमें सही कथन पहचानो। हाल ही में प्रदेश की बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये बिल्कुल सही है। अब उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 77। लेकिन अभी मई की ही रिपोर्ट आई है, एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी और उसमें ये दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द 152 जीआई टैग हो जाएँगे और उत्तर प्रदेश 152 जीआई टैग वाले उत्पादों वाला पहला राज्य बन जाएगा। हालाँकि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 77 जीआई टैग हैं। देश भर में जीआई टैग को लेकर एक क्रांतिकारी शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति थे अ, इन्हें कहा जाता है जीआई मैन बनारस के हैं, ठीक है? और इनका नाम क्या है? नाम है डॉक्टर रजनीकांत, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, फिर से समझो। अगर मैं आपसे पूछूं जीआई मैन, ये जीआई मैन किसे कहा जाता है तो आप बताओगे डॉक्टर रजनीकांत को। ये कहाँ से हैं? बनारस से, ठीक है? इन्हीं ने ही ये जीआई टैग वाली क्रांति शुरू करी है। नेक्स्ट 29 29 नंबर, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उनके संबंध में ये 2 विकल्प दिए गए हैं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहला देखो, रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फिर से समझ लो, अगर आपसे पूछे कि गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान पर कौन रहा है तो अपना उत्तर प्रदेश। वहीं अंग्रेजी दक्षता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश को मिला है तीसरा स्थान। ये दोनों कथन आपके सही हैं। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ो। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025, कौशल परीक्षण श्रेणी में अंग्रेजी के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, ठीक है? दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। वहीं गणित कौशल में यूपी ने किसे पछाड़ा है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को पछाड़ के उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। चौथे स्थान पर पंजाब, पांचवें स्थान पर तेलंगाना। ठीक, और आगे बढ़ो। यूपी के लगभग 80% युवा गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में देश भर में नंबर 1 पर है। अगर आपसे पूछे कि गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश के युवा। अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश कहाँ है? तीसरे स्थान पर है। इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर है। अच्छा, 18 से 25 वर्ष के युवाओं की फहरिस्त में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है? 26 से लेकर 29 वर्ष की श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, 18 से 25 में पहले स्थान पर है, वहीं 26 से 29 वर्ष की श्रेणी में तीसरे स्थान पर है अपना प्रदेश। इंटर्नशिप करने के इच्छुक युवाओं में तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश को चुना गया, यानी यूपी दूसरे नंबर पर है। पहले पर यहाँ पर तमिलनाडु है, इस क्षेत्र में इंटर्नशिप में। और आगे बढ़ो, और क्या दिया है? पूरी रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आलोचनात्मक सोच कौशल में भी यूपी के युवा शीर्ष पर हैं। अगर आपसे पूछे आलोचनात्मक सोच और कौशल में शीर्ष पर कहाँ के युवा हैं? उत्तर प्रदेश के। और क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। वहीं यूपी के युवाओं ने कंप्यूटर स्किल में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब आ जाओ रोजगार में, तो रोजगार की कसौटी पर महाराष्ट्र नंबर 1 है, ठीक? और दूसरे स्थान पर, हालाँकि परसेंट आप याद मत रखना, उत्तर प्रदेश का चाहो तो याद रखना, यूपी का, और बाकी का याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। इसका आपको परसेंट याद रखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश 70% है। एक बार फिर समझो इसको। रोजगार में महाराष्ट्र नंबर 1, इसके बाद फिर दिल्ली आएगा, फिर कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है, इसके बाद केरल है। उत्तर प्रदेश का प्रतिशत जो है वो है 70% रोजगार के मसले पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले प्रमुख शहरों में पुणे है, बंगलौर है, मुंबई है, दिल्ली है, त्रिशूर है, हैदराबाद है, गुंटूर है और साथ ही साथ अपनी राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 30 नंबर, स्किल इंडिया रिपोर्ट 2025 के तहत इंटर्नशिप। बताओ भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया था स्किल इंडिया के बारे में।
इंटर्नशिप पसंदीदा राज्य में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है? तो आप बताओगे सेकंड यानी कि दूसरा। ठीक, 31 में आ जाओ। सही विकल्प चुनिए। उत्तर प्रदेश की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जांच अभियोजन दोषित पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। ये स्टेटमेंट याद रखना। किस राज्य की पुलिस को सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से नवाजा गया है? यह है उत्तर प्रदेश की। यह पुरस्कार विशेष रूप से शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है? देख लो यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जांच अभियोजन दोष सिद्ध पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार से नवाजा गया है। अब यहाँ पर देखो, इसमें दिया गया है, ये जो स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, स्कॉच पुरस्कार क्यों दिया गया है, कब से दिया जा रहा है और साथ ही साथ स्कॉच पुरस्कार की विशेषताएं दी गई हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो, अतिरिक्त महानिदेशक नवीन अरोड़ा ने नई दिल्ली में प्रशांत कुमार को स्कॉच पुरस्कार प्रमाण पत्र जारी किया है। यह पुरस्कार पोर्टल द्वारा जांच, अभियोजन, दोष सिद्ध की प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंध करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने माफिया से जुड़े अपराधों, साथ ही साथ पोस्को मामले और बलात्कार और जघन्य जो अपराध होते हैं, जैसे गंभीर और संवेदनशील मसलों की पहचान और निगरानी में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पोर्टल ने समय-समय पर जांच और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ अदालती मुकदमों को की प्रभावी निगरानी करके न्याय के त्वरित विवरण में भी मदद की है। इस पहल के परिणामस्वरूप लगभग 85,000 अपराधियों को दोषी ठहराया गया है और 5 साल से अधिक पुराने 40,000 से अधिक लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान भी किया गया है। अब यहाँ पर इसके थोड़ा-सा इतिहास के बारे में दिया गया है, स्कॉच पुरस्कार क्या है? यह भारत के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र, समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। स्थापना कब हुई इसकी? 2003 में। स्कॉच ग्रुप के द्वारा इसको इस्टैब्लिश किया गया था और उद्देश्य क्या है? भारत में सुशासन इस्टैब्लिश हो, डिजिटल परिवर्तन हो, वित्तीय समावेशन हो, सामाजिक नवाचार हो, नीति क्रियान्वयन को आदि को बढ़ावा दिया गया है इसमें। ठीक, अब आ जाओ 32 में। इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे रोहिन बैराज के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले की रोहिन नदी पर बने 148 करोड़ रुपए की लागत से बने रोहिन बैराज का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपसे पूछा जा सकता है। रोहिन बैराज लगभग 86 मीटर लंबा है और इसे कुल 7,000 हेक्टेयर से अधिक खेती के लिए इसको बनाया गया है, अर्थात 7,000 हेक्टेयर से अधिक खेती में लाभ मिलेगा। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में, याद रखिएगा कहाँ स्टैब्लिश किया गया है इसको, महाराजगंज में रोहिण बैराज परियोजना का उद्घाटन किया है। इस यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सिंचल अवसंरचना परियोजना चल रही है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगभग यह 86 मीटर लंबा है और इसके दोनों ढलानों पर सींच की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे लगभग 7,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि को सीधा लाभ मिल सके। ठीक है? इस क्षेत्र में अब तक वर्षा या अल्प जल स्थिति पर प्रतिबंध था और अब यहाँ पर इसको इस्टैब्लिश किया गया है। इस बैराज में लगभग 5 माइनर नहरें निकाली गई हैं, जैसे रामनगर, नकटोजी, वटसगर, सिसवा और साथ ही साथ बौलिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 33। इसमें क्या कहा गया है? एथनॉल उत्पादन के संबंध में उत्तर प्रदेश की स्थिति से संबंधित सही विकल्प का चयन करो। हाल ही में एथनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस प्रदेश ने एथनॉल उत्पादन में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है? आप बताओगे अपना यूपी। गोंडा जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल पावर प्लांट स्टैब्लिश करने की योजना भी सरकार की है। यहाँ पर दिया गया है एथनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। पिछले 8 वर्षों में राज्य ने अपनी लगातार उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की है और 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष लगभग इसकी जो क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता उसे कर लिया है और भविष्य में सरकार चाहती है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष कर ली जाए। एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट गोंडा में स्थापित किया गया है और गोरखपुर के
पिपराइच चीनी मिल में भी एथेनॉल उत्पादन प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ राज्य के एथेनॉल उत्पादन में अब गोरखपुर की भी बड़ी भूमिका होने जा रही है। जिले में एक बड़े एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025 के संबंध में ये कथन दिए गए हैं और बताइए कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पर 49 जिलों में स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी मिला है। ये सारे के सारे कथन सही है। अब यहाँ पर अ, एक दो बातें याद रखें। जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 आई है। सबसे पहला स्टेटमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, आप बताओगे थर्ड, जहां पर 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो कितने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया गया है? 26। और आगे देखो, उत्तर प्रदेश ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य में लगभग 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, लगभग 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स उभर के सामने आए हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में स्टार्टअप सक्रिय हैं? 49। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 स्टार्टअप हब शहरों में नोएडा 3418 स्टार्टअप के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद लखनऊ है 1789, गाजियाबाद 1582, कानपुर 586 स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वाराणसी में 406 है, आगरा में 359 है, मेरठ में 291 है, प्रयागराज में 283 स्टार्टअप सक्रिय है। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो 201 है, बरेली में 177 स्टार्टअप सक्रिय है। भारत में कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है 9.6% है। दिल्ली 10% और कर्नाटका 10.6% से थोड़ा पीछे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी जल्द ही उसे दूसरे स्थान पर ला सकती है। यानी उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि वो जितनी जल्दी हो सके सेकंड स्थान पर आ जाए। लेकिन अभी याद रखिएगा, भारत में कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है 9.6। अब आ जाओ 35 में। इसमें कह रहा है कि मथुरा हेरिटेज कॉरिडोर के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन कह रहा है कि इस योजना के तहत हेरिटेज कॉरिडोर का विकास और यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर तक एक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस संपूर्ण परियोजना में अनुमानित जो लागत है वो है 6,000 करोड़ रुपए आएगी। ये भी सही है। लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और इसकी लगभग चौड़ाई लगभग 100 मीटर के आसपास मानी गई है। तो ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है।